नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। रशिया यूक्रेन जंग शुरू होने का फैसला कितना कठिन था, क्या हुआ हासिल, पुतिन ने बताया सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच में गतिरोध अभी भी जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के 10वें दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से इस संबंध में बड़ा बयान आया। दोस्तों, पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान शुरू करने का फैसला कठिन था। पुतिन के साथ ही यह भी कहा कि यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह करने का अभियान करीब करीब पूरा कर लिया गया है। पुतिन ने अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर भी बयान दिया और यूक्रेन पर भी आरोप लगाए। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि डॉनबास के मसले को हमने शांति से हल करने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन ने शांति की कोशिशों में हमेशा अड़ंगा लगाया। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंध युद्ध के ऐलान जैसे थे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लगाना भी युद्ध के ऐलान जैसा है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि ब्रिटेन के मंत्री की ओर से आए बयान के बाद रूसी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। रूसी राष्ट्रपति ने भी यूक्रेन पर आम नागरिकों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यूपी इलेक्शन 7वें चरण का प्रचार थमा। अमित शाह का दावा, यूपी में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम और 7वें चरण के लिए प्रचार थम गया है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ भाजपा फिर से सरकार बनाने जा रही है। इसके साथ अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आया है। प्रदेश में सभी प्रकार के आपराधिक घटनाओं में 30 से 70% तक की कमी आई। साथ ही कहा कि सभी माफिया जेल में हैं, वहीं महिलाएं और बच्चियां अब खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हम यूपी के साथ गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, जबकि पंजाब में हम अपनी स्थिति को बहुत बेहतर करेंगे। हमने पहली बार पंजाब में गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव लड़ा है। इसके बाद में दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यूरोप में बड़ा साइबर अटैक, जर्मनी, फ्रांस समेत 5 देशों के करीब 15,000 यूजर्स परेशान। यूरोप में 11 गीगाबाइट के 5,800 एयर टर्बाइन हुए बंद। जी हां दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच 10वें दिन भी जारी गतिरोध के बीच में यूरोपीय देशों में बड़ा साइबर अटैक हुआ है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक इस अटैक के बाद यूरोप के कई शहरों के हजारों यूजर्स का इंटरनेट बंद हो गया। सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनी ब्लूमबर्ग के मुताबिक उनके यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, ग्रीक, इटली और पोलैंड के करीब 40,000 यूजर्स में 15,000 इंटरनेट बंद होने से प्रभावित हुए। जर्मनी और मध्य यूरोप में 11 गीगाबाइट के करीब 5,800 पवन टर्बाइन भी बंद हो गए। दोस्तों, यूटेलसेट जो ब्लूमबर्ग की पेरेंट कंपनी है, उसने भी आशंका जाहिर की है कि ये यूजर्स भी वाईसेट पर हुए अटैक से ही प्रभावित हुए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चुनावी ऑफर खत्म होने से पहले पेट्रोल डीजल का टैंक करा लो फुल, राहुल गांधी ने आखिर क्यों कही ऐसी बात। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर शनिवार को तंज कसते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें राहुल गांधी ने देश के लोगों से अपील की है कि वे अपने वाहनों के पेट्रोल टैंक फुल करा लें, क्योंकि चुनाव खत्म होने वाले हैं और केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने वाली है। दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि फटाफट पेट्रोल टैंक फुल करवा लीजिए, मोदी सरकार का चुनावी ऑफर खत्म होने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि वह चुनावी फायदे के लिए इलेक्शन के दौरान पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के फैसले को टाल देती है और चुनाव खत्म होने के बाद फिर से महंगाई बढ़ाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे में दोस्तों, 7वें चरण के चुनाव प्रचार खत्म हो चुके हैं, यानी कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर चुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे और चुनाव के खत्म होते ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो आग लगी हुई है वह भारत के आम नागरिकों तक पहुंच जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स को NMC ने दी इजाज़त, भारत में पूरी कर सकते हैं इंटर्नशिप। जी हां दोस्तों,
यूक्रेन में जारी संकट के बीच राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने कहा है कि कोविड-19 अथवा युद्ध जैसी विषम परिस्थितियों के कारण अपनी इंटर्नशिप पूरी नहीं कर पाने वाले विदेशी मेडिकल स्नातक छात्र भारत में इसे पूरा कर सकते हैं। एनएमसी ने एक परिपत्र में कहा कि राज्य चिकित्सा परिषद भी इसका पालन करेंगे, बशर्ते छात्र ने भारत में इंटर्नशिप पूरी करने का आवेदन देने से पहले विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। उसने कहा कि कुछ विदेशी छात्र ऐसे भी हैं जिनकी कोविड-19 अथवा युद्ध जैसी विषम परिस्थितियों के कारण इंटर्नशिप पूरी नहीं हो सकी है। उन विदेशी मेडिकल छात्रों की परेशानियों को और उन पर दबाव को देखते हुए विशेष इंटर्नशिप को भारत में पूरा करने के उनके आवेदन को मान्य कर लिया जाएगा। इस कदम से उन मेडिकल छात्रों को मदद मिलेगी जो यूक्रेन में अनेक कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे थे और यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण उन्हें वहां से पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर देश लौटना पड़ा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खार्किव से सभी भारतीय निकाले गए, अब सारा ध्यान सुमी में फंसे करीब 700 छात्रों पर, विदेश मंत्रालय ने कहा। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि युद्धग्रस्त यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में कोई भी भारतीय नहीं बचा है। यहां रूस ने लगातार दूसरे दिन भी अपना हमला जारी रखा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि अब मुख्य चुनौती सुमी में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने की है, क्योंकि वहां रूस और यूक्रेन की सेना के बीच चल रहे घमासान की वजह से हालात बेहद खतरनाक हैं। शहर में चारों ओर गोलाबारी और हिंसा का आलम है। लोगों के सामने बिजली, पानी और परिवहन की कमी भी है। दोस्तों, भारत ने कहा कि वह युद्धग्रस्त यूक्रेन के पूर्वी शहर सुमी में फंसे भारतीयों को लेकर काफी चिंतित है। साथ ही उसने विविध माध्यमों से रूस एवं यूक्रेन दोनों से तत्काल संघर्ष विराम करने को कहा, ताकि संघर्ष वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। बागची ने गुरुवार को कहा कि सुमी में करीब 700 भारतीय फंसे हुए हैं। युद्धग्रस्त यूक्रेन में सुमी संघर्ष वाले क्षेत्र में से एक है, जहां रूसी और यूक्रेनी सेनाओं के बीच भीषण लड़ाइयां हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम से जोड़ा जा रहा है क्योंकि वह मुस्लिम है, शरद पवार ने कहा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को कहा कि पार्टी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है और उन्हें भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि वह एक मुस्लिम है। उन्होंने मलिक के इस्तीफे की विपक्ष द्वारा उठाई गई मांगों को भी खारिज कर दिया। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक को भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उनके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े धन शोधन जांच मामलों में दक्षिण मुंबई स्थित परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के कार्यालय में लगभग 5 घंटे तक चली पूछताछ के बाद गत 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों, एनसीपी प्रमुख ने कहा कि मलिक की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। उसे दाऊद इब्राहिम से जोड़ा जा रहा है क्योंकि वह मुस्लिम है। मलिक और उनके परिवार के सदस्यों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रशिया यूक्रेन, मैं काटता नहीं हूं, आइए बैठकर बात करें, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पुतिन को दिया ऑफर। जी हां दोस्तों, रूस की ओर से जारी हमले के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन को सीधे बातचीत का ऑफर दिया। ज़ेलेंस्की ने गुरुवार को पश्चिमी देशों का आह्वान करते हुए कहा कि यूक्रेन की सैन्य सहायता को बढ़ाया जाए, वरना रूस यूरोप के अन्य हिस्सों में आगे बढ़ेगा। ज़ेलेंस्की ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगर आप में आसमान को बंद करने की शक्ति नहीं है तो मुझे विमान दे दें। उन्होंने कहा, अगर हम नहीं रहे तो भगवान न करे लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया अगले न हो, मेरा विश्वास करें। साथ ही उन्होंने रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन के साथ सीधी बातचीत का आह्वान करते हुए कहा कि यह युद्ध रोकने का एकमात्र तरीका है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन को मुझसे सीधे बात करनी चाहिए, इसमें क्या बुराई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जडेजा के नाम रहा दूसरे दिन का खेल, बड़ी मुश्किल से श्रीलंका ने बचाई थोड़ी लाज। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच माहौली के मैदान पर खेला जा रहा है। दोस्तों, इस मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। भारत ने अपनी पहली पारी में 574 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। टीम इंडिया की ओर से रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 175 रन बनाए। वहीं श्रीलंकाई टीम ने दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट खो दिए थे। दोस्तों, भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय टीम ने अपना दबदबा बना लिया। भारतीय टीम ने श्रीलंका के 4 विकेट सिर्फ 108 रन पर गिरा दिए। दूसरे दिन भारतीय टीम की ओर से रविंद्रचंद्र अश्विन ने 2 विकेट लिए, वहीं जसप्रीत बुमराह और जडेजा ने 1-1 विकेट लिया। अब दोस्तों, श्रीलंका की टीम पर तीसरे दिन फॉलो ऑन का खतरा रहेगा। अगर ऐसा ही विकेट गिरते रहे तो श्रीलंकाई टीम यह मैच कल भी हार सकती है। इसके
अलावा दोस्तों रविंद्र जडेजा ने आतिशी शतक लगाया। उनकी बैटिंग देखकर विपक्षी गेंदबाजों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। उन्होंने 228 गेंदों पर नाबाद 175 रन बनाए। उन्होंने बहुत ही धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी की। श्रीलंका के खिलाफ पहले दिन मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने शानदार पारी खेली। वहीं पंत ने आक्रामक पारी खेलते हुए 96 रन बनाए। उन्होंने अपनी बैटिंग से सभी को दीवाना बना लिया। वहीं दोस्तों इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा की इस जगह उतरे हनुमा विहारी ने 58 रनों का योगदान दिया। रविंद्रचंद अश्विन ने शानदार पारी खेलते हुए हाफ सेंचुरी जड़ी। उन्होंने जडेजा का बहुत ही अच्छा साथ निभाया। दोस्तों अश्विन ने 61 रनों का योगदान दिया। मोहम्मद शमी ने 20 रन बनाए। वहीं दोस्तों विराट कोहली अपने 100वें टेस्ट मैच की पहली पारी में अर्धशतक नहीं बना पाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर। नीता अंबानी ने लॉन्च किया भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर। जी हाँ दोस्तों, जाने इस खबर को, क्या है कन्वेंशन सेंटर। लेकिन उससे पहले मेरी दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है जियो का नया बिजनेस। दरअसल दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर को खोलने जाने की घोषणा की है। जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई के बांद्रा कुर्ला इलाके में 18.5 एकड़ में फैला है। कंपनी के मुताबिक इस सेंटर के पीछे नीता अंबानी की सोच बताई जा रही है। यह वही कन्वेंशन सेंटर है जहां 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक होना तय हुआ है। दोस्तों सेंटर का डिजाइन भी खास है। 1,07,640 वर्ग फुट में बने दो कन्वेंशन सेंटर में 10,640 लोग बैठ सकते हैं। 1,61,460 वर्ग फुट में फैले 3 प्रदर्शनी हॉल हैं, जिनमें 16,500 अतिथि एक साथ कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 3,200 मेहमानों के लिए वॉल रूम और 25 मीटिंग रूम्स की व्यवस्था इस सेंटर में की गई है। दोस्तों सेंटर पर अपना विजन साझा करते हुए नीता अंबानी ने कहा कि जियो वर्ल्ड सेंटर हमारे भाग्यशाली गौरवशाली राष्ट्र के लिए एक और उपलब्धि है। यह नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब करता है। सबसे पहले सम्मेलनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रीमियम रिटेलिंग और डाइनिंग सुविधाओं को लेस जियो वर्ल्ड सेंटर को मुंबई के नए लैंडमार्क के रूप में देखा जाएगा। यह एक ऐसा केंद्र बनेगा जहां हम एक साथ भारत के विकास की कहानियों का अगला अध्याय लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। आज दोबारा महंगी हो गई चांदी, सोने के दाम में भी आया उछाल। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच में जारी घमासान के बीच में कीमती धातुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही है। दोस्तों MCX पर सोना वायदा 0.48% यानी कि 251 रुपये की तेजी के साथ 52,021 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत भारत में 306 रुपये बढ़कर 68,210 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़त के साथ $1946.41 प्रति औंस, जबकि दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी $23.25 प्रति औंस पर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रोहित शर्मा के बचाव में उतरे जडेजा। रोहित ने पूछा था, क्या तुम्हारे दोहरे शतक तक रुकूं? मैंने कहा इसकी जरूरत नहीं, पारी घोषित करो। जी हां दोस्तों, माहौली टेस्ट मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भारत की पहली पारी 574 रन 8 विकेट के स्कोर पर घोषित की। उस समय जडेजा 175 रन बनाकर खेल रहे थे और वह डबल सेंचुरी के करीब थे। वे दोस्तों मोहम्मद शमी के साथ 9वें विकेट के लिए 94 गेंदों पर नाबाद 103 रन जोड़ चुके थे। माना जा रहा है कि अगर जडेजा को 20 से 25 मिनट मिलते तो वह दोहरा शतक भी जड़ सकते थे। पारी घोषित किए जाने के बाद रोहित पर सवाल खड़े होने लगे। सोशल मीडिया पर लोग इसे 18 साल पहले राहुल द्रविड़ के सचिन तेंदुलकर को 194 रन के स्कोर पर वापस बुला लेने की घटना के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि दिन के खेल के बाद जडेजा सामने आए और पूरे विवाद पर अपना बयान देकर मामले को रफा दफा कर दिया। दोस्तों दूसरे दिन का मैच समाप्त होने के बाद रविंद्र जडेजा ने रोहित के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि मैंने ही पारी घोषित करने के लिए संदेश भेजा था। जडेजा ने कहा कि रोहित ने कुलदीप के जरिए मेरे 200 रन पूरा होने के बाद पारी घोषित किए जाने का संदेश भेजा था, लेकिन मैंने 200 रन बनाने के सुझाव का विरोध करते हुए कहा कि अगर हम थके हुए श्रीलंकाई बल्लेबाजों को चाय से पहले खिलाते हैं तो हमें जल्द विकेट मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
रूस यूक्रेन घमासान के बीच नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने डराया दागी मिसाइल। जी हां दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने समुद्र में एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। इस मिसाइल टेस्ट से साउथ कोरिया में दहशत है। जापान ने भी नॉर्थ कोरिया की तरफ से किए गए मिसाइल टेस्ट पर आपत्ति जताई है। दोस्तों, साउथ कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि नॉर्थ कोरिया ने राजधानी प्योंगयांग से प्रभावित बैलिस्टिक मिसाइल देश के पूर्वी समुद्र की ओर दागी है। हालांकि यह नहीं पता चला कि मिसाइल कितनी दूर पर जाकर गिरी। दोस्तों, जापान के रक्षा मंत्रालय ने भी जोर देकर कहा कि संभावित हथियार बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है। वहीं साउथ कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सू हुई इस मिसाइल टेस्ट पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पुतिन का रूस में मार्शल लॉ लगाने से इनकार, यूक्रेन समर्थक देशों को फिर दी धमकी। जी हां दोस्तों, यूक्रेन से जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को कहा कि इस समय ऐसा कुछ नहीं है जिसके कारण रूस में मार्शल लॉ लगाना पड़े। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पुतिन ने बयान ऐसे समय दिया जब इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि रूस में मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। पुतिन ने कहा कि मार्शल लॉ उस देश में लगाया जाता है जहां बाहरी हमला होता है। उन्होंने कहा कि वह रूस में ऐसी कोई स्थिति नहीं देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसी स्थिति पैदा ही न हो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा कि किसी तीसरे पक्ष द्वारा यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित करने को मॉस्को युद्ध में शामिल होना करार देगा। महिला पायलटों के साथ एक बैठक में शनिवार को पुतिन ने कहा कि इस दिशा में उठाए गए किसी भी कदम को रूस एक बाहरी दखल मानेगा और रूस की सेना के प्रति खतरे के तौर पर देखेगा। उन्होंने कहा कि उसी क्षण हम उन्हें सैन्य संघर्ष में शामिल मानेंगे और इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वे किसके सदस्य हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नाटो से आग्रह किया था कि उनके देश के ऊपर वायु क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए। दोस्तों, नाटो का कहना है कि ऐसा नो फ्लाई जोन घोषित करने से यूक्रेन के ऊपर सभी गैर अधिकृत विमानों पर पाबंदी लग जाएगी, जिससे परमाणु अस्त्रों से लैस रूस के साथ यूरोपीय देशों के बड़े स्तर पर जंग छिड़ जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, टाटा की गाड़ियों पर 85,000 रुपये तक की छूट। कंपनी हैरियर, सफारी, टिगोर, टियोगो और नेक्सॉन पर दे रही है भारी डिस्काउंट। जी हां दोस्तों, दरअसल इस महीने टाटा की कोई कार खरीदने का आप प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खुशखबरी साबित हो सकती है। दरअसल दोस्तों, कंपनी हैरियर, सफारी, टिगोर, टियागो, अल्ट्रोज और नेक्सन पर ऑफर दे रही है। इन कारों पर इस महीने 85,000 रुपये तक का फायदा आपको मिल सकता है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है। ऐसे में कंपनियां अपने पुराने मॉडल्स को निकालने की कोशिश में रहती है। ऐसे में दोस्तों, वह भारी डिस्काउंट भी प्लान करती है। दोस्तों, मोटा मोटी गाड़ियों की कीमत बताएं तो दोस्तों, टाटा हैरियर पर आपको 60,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा टाटा सफारी पर भी 60,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। टिगोर पर 35,000 रुपये, टियागो पर 30,000 रुपये और टाटा नेक्सॉन पर आपको 25,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, एसएससी एमटीएस रिजल्ट इस तारीख को जारी होंगे मार्क्स और फाइनल आंसर की आगे की प्रक्रिया भी आपको पता चल जाएगी। जी हां दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी द्वारा मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती परीक्षा टियर 1 का रिजल्ट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर पाएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, उम्मीदवारों के फाइनल मार्क्स और आंसर की 14 मार्च 2022 को जारी की जाएगी। इन्हीं मार्क्स के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। दोस्तों, नंबर जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर अपने रजिस्टर्ड नंबर पर और पासवर्ड की मदद से स्कोर कार्ड चेक कर सकेंगे। एसएससी द्वारा जारी टियर 1 परीक्षा परिणाम के अनुसार 18 से 25 एवं 18 से 27 आयु वर्ग के लिए अलग अलग कट ऑफ जारी किए गए हैं, जिनकी जानकारी नीचे आपको इनकी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के कृषि मंत्री का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के कृषि मंत्री का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।